एक लड़की कलकत्ता के मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रही होती है। उसे दिल्ली से एक नौकरी का बुलावा आता है और इंटरव्यू के लिए वो लड़की दिल्ली पहुंच जाती है। दिल्ली में जहां जिस होटल में इंटरव्यू चल रहे होते हैं, लड़की वहां बाहर रिसेप्शन पे बैठी रहती है और अपनी बारी का इंतजार कर रही होती है। उसी समय वहां पर जो पियोन होता है वो लड़की के पास आता है और उससे आकर पूछता है, मैडम चाय लोगी या कॉफी? तो लड़की कहती है कि जो भी आपके पास है ले आओ, क्योंकि उस समय वो नौकरी की इंटरव्यू की टेंशन में होती है। फिर से वो पियोन पूछता है, मैडम आप बता दीजिए चाय या कॉफी, हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है। तो लड़की उसे कहती है ठीक है, चाय ले आए। उसके बाद में वो पियोन जाता है, लड़की के लिए चाय लेकर आता है, उस लड़की को चाय देता है। वो लड़की चाय पी लेती है और अपनी बारी का इंतजार कर रही होती है, लेकिन जब तक उसकी बारी आती है उसको नींद आ चुकी होती है। और नींद इतनी लंबी होती है कि लगभग 15-16 घंटे बाद वो नींद से वापस उठती है। और जब वो नींद से उठती है तो वो उस होटल में उस रिसेप्शन पे नहीं होती, बल्कि एक बंद कमरे में होती है, जहां उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं होता। उसके अलावा उसके साथ उस कमरे में एक बुजुर्ग व्यक्ति भी होता है, और वो भी उसी कंडीशन में होता है, बिना कपड़ों के। वो कुछ समझ नहीं पाती कि आखिर वो पढ़ी लिखी लड़की, एक ऐसी लड़की जो कि एक बड़ी कंपनी में काम करती थी और यहाँ दिल्ली में उससे भी वो बड़ी कंपनी में एक बड़े पैकेज के लिए इंटरव्यू देने आई थी, और उसके साथ क्या हो चुका है। वो व्यक्ति वहां से कमरे से बाहर जाता है और उसी कुछ ही देर बाद में दूसरा व्यक्ति उस कमरे में आ जाता है और उसके साथ में पता नहीं क्या क्या करता है। इस तरह से ये दौर चलता रहता है, एक व्यक्ति जाता है, दूसरा व्यक्ति आता है। वो जो लड़की होती है वो लगभग 15-16 लोगों तक तो वो गिनती करती है, उसके बाद वो गिनती भी नहीं कर पाती कितने लोग उसके पास वहां पर आते हैं। और उसके बाद में वो एक तरह से उस लड़की को होश भी नहीं होता। जब लोग उसके पास में आते हैं, वो विरोध करना चाहती है, लेकिन विरोध नहीं कर पाती, क्योंकि कुछ इस तरह की उसको मेडिसिन दी होती है, कुछ इस तरह का नशीला उसको इंजेक्शन दिया होता है, जिसकी वजह से वो किसी भी तरह का विरोध नहीं कर पाती। और जब धीरे-धीरे उसको होश आने लगता है, तो वो उन लोगों से, वहाँ पर जो लोग होते हैं, उनसे पानी माँगती है, लेकिन उसको पानी तक नहीं दिया जाता। वो उन लोगों से खाना माँगती है, उसे उस समय खाना भी नहीं दिया जाता। पानी खाना छोड़िए, वो कहती है मेरे तन पर कपड़े नहीं हैं, कपड़े दे दीजिए। उसको ना पानी मिलता है, ना खाना मिलता है, ना कपड़े मिलते हैं। उसकी वहाँ पर पिटाई होती है, मारपीट होती है। ये सिलसिला धीरे-धीरे इसी तरह से चलता रहता है। ये घटना उसके साथ जब हुई थी, लगभग 2 महीने तक उसके साथ ऐसा ही चला था। और उसके बाद कुछ ऐसा होता है कि वो लड़की जब बाहर निकलती है वहाँ उनके लोगों के चंगुल से, तो ये पूरा जो वाकया है, ये पूरी घटना है, पूरे देश में चर्चित हो जाती है। और कुछ लोग होते हैं जो इसके पीछे होते हैं, वो शाबाशी के पात्र होते हैं, जिन्होंने इसमें इतने बड़े कदम उठाए होते हैं कि उसकी वजह से वो लड़की उन लोगों के चंगुल से निकल पाती है 2 महीने बाद। और जो भी इसके अंदर आरोपी होते हैं, धीरे-धीरे करके उनको जेल भी भेजा जाता है। लेकिन ये पूरा वाकया क्या है? किस तरह से एक पढ़ी-लिखी लड़की, जो कि एक बड़े पैकेज की उम्मीद में, बड़ी तनख्वाह की उम्मीद में कलकत्ता से दिल्ली पहुँच जाती है और वहाँ इस तरह के गोरख धंधे में फँस के रह जाती है। आज की इस कहानी में हम बात करेंगे। नमस्कार, मैं शरद पुरोहित और आप देखना शुरू कर चुके हैं इन्वेस्टिगेशन। ये कहानी शुरू होती है दिल्ली का जो कमला मार्केट है। कमला मार्केट में एक जगह है जीबी रोड। जीबी रोड का कोठा नंबर 68 वहां से एक व्यक्ति निकलता है। वो व्यक्ति निकलकर तेज कदमों से अपने घर की तरफ जाता है, और घर जैसे ही पहुंचता है अपना हाथ में अपने मोबाइल लेता है और सीधा कलकत्ता फोन लगा देता है। कलकत्ता में एक व्यक्ति जो अपने घर में लैपटॉप चला रहा होता है, अचानक उसके मोबाइल पर फोन आता है। वो जैसे ही फोन उठाता है, सामने वाला व्यक्ति उसे कहता है कि क्या आप ऐश्वर्या के भाई बोल रहे हैं? वो कहता है हाँ, मैं ऐश्वर्या का भाई बोल रहा हूं, लेकिन आप कौन बोल रहे हैं ये बताइए पहले। तो जो दिल्ली से फोन करने वाला व्यक्ति होता है, जो करोल बाग में रहता है, वो कहता है कि मैं अपना नाम तो आपको नहीं बता सकता, लेकिन ऐश्वर्या के बारे में आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। जो आपकी बहन ऐश्वर्या है, वो जीबी रोड का एक कोठा है 68, वहां पर कैद है। वो वहां से बाहर निकलना चाहती है। तो जो ऐश्वर्या का भाई होता है, वो उसे पूछता है आपको क्या पता इस बारे में? क्योंकि ऐश्वर्या का जो भाई होता है, वो पहले ही गुमशुदगी वहां के कलकत्ता के लोकल थाने में दर्ज करा चुका होता है, और उसका परिवार पूरा
काफ़ी कोशिशें कर चुका होता है, 2 महीने तक कोशिशें करके वो थक जाते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी पता नहीं लगता कि आखिर ऐश्वर्या गई कहाँ पर है और अचानक उनके जब व उस व्यक्ति का फ़ोन आता है एक अननोन नंबर से, तो वो समझ नहीं पाते। वो पूछते हैं, "आपको क्या पता है ऐश्वर्या के बारे में?" तो वो सामने वाला व्यक्ति जो करोल बाग से फ़ोन कर रहा होता है, वो कहता है कि, "मैं उस कोठे पर गया था, 3-4 बार वहाँ पर गया था और मैं उसके लिए शर्मिंदा भी हूँ। तब मुझे वहाँ पर ऐश्वर्या ने बताया था कि मैं इस तरह से यहाँ पर फँस चुकी हूँ। उसने ही मुझे तुम्हारे नंबर दिए और फ़ोन करने को कहा था।" वो सीधा जो ऐश्वर्या का भाई होता है, वो भागकर अपनी मम्मी-पापा के पास जाता है, उनको जाकर रोते हुए पूरी बात बताता है और कहता है कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ। और सीधा वो ट्रेन लेकर के कलकत्ता से दिल्ली पहुँच जाता है। दिल्ली पहुँचते ही उसको कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर कैसे क्या करे, किस तरह से वहाँ पर पहुँचे। तो वो वापस उस व्यक्ति को फ़ोन करता है जिसका करोल बाग से फ़ोन आया होता है। पहले तो वो व्यक्ति मिलने से इनकार कर देता है, लेकिन वो काफ़ी गुज़ारिश करता है, अपील करता है, तो सामने वाला व्यक्ति उसे करोल बाग बुला लेता है। करोल बाग जाकर वो उससे मिलता है, तो पता चलता है कि वो जो व्यक्ति है करोल बाग में रह रहा होता है, जिसने फ़ोन किया होता है, वो भी बंगाल का ही रहने वाला है, कलकत्ता का ही रहने वाला है। तो वो आपस में बंगाली में बात करने लगते हैं। तब सामने वाला जो व्यक्ति है करोल बाग का, वो ऐश्वर्या के भाई को कहता है कि तुम वहाँ पर चले तो जाओगे, लेकिन तुम्हारी जान को खतरा है, क्योंकि वहाँ पर कुछ इस तरह के रैकेट काम कर रहे हैं जो कि किसी भी स्तर तक जा सकते हैं। वो तुम्हारी बहन को भी खतरा पहुँचा सकते हैं, वो तुम्हें भी खतरा पहुँचा सकते हैं। ये सुनकर वो सोचता है ऐश्वर्या का भाई कि आखिर क्या किया जाए? लेकिन वो एक डिसीजन लेता है, वो कुछ एक प्लान बनाता है और सीधा उस जीबी रोड के कोठा नंबर 68 पर पहुँच जाता है। वहाँ पर जाकर उन लड़कियों से मिलने से पहले एक प्रक्रिया है कि उनके मैनेजर से मिलना होता है, तो वहाँ पर जो मैनेजर होती है, उससे वो जाकर मिलता है और कहता है कि वो यहाँ पर जो लड़कियाँ हैं, उनमें से किसी के साथ में अपना समय गुज़ारना चाहता है। तो वो सामने वाली जो मैनेजर होती है, वहाँ पर जो उस कोठे में कुछ लड़कियाँ होती हैं, उनको बुलाती है, दिखाती है। वो एक-एक करके सभी लड़कियों को रिजेक्ट करता चला जाता है। सारी लड़कियाँ दिखा देती है, तो उसके बाद में वो कहती है कि अभी कुछ महीनों पहले ही हमारे पास एक लड़की आई है ऐश्वर्या, शायद वो तुम्हें पसंद आए। इतने में से ही पीछे से एक वहाँ पर जो लड़की होती है, वो काम कर रही होती है, वो कहती है कि वो अभी किसी दूसरे कस्टमर के साथ व्यस्त है। तो इतने में वो लड़का कहता है, जो उसका भाई होता है ऐश्वर्या का, कि ठीक है, मैं उसका इंतज़ार करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे तो उसी के साथ में समय गुज़ारना है। इतने में वो मैनेजर कहती है कि लेकिन उसका पैसा ज़्यादा लगेगा, क्योंकि पढ़ी-लिखी वो लड़की है, काफ़ी दूर से हम उसे लेकर आए हैं, तो उसका पैसा ज़्यादा लगेगा। इतने में वो उसका भाई कहता है, "ठीक है, पैसे की कोई परवाह नहीं है, लेकिन मुझे तो उसी लड़की के साथ में समय गुज़ारना है।" तो वो इंतज़ार करने को तैयार होता है, थोड़ा समय बीतता है, उसके बाद में उस कमरे से जहाँ पर ऐश्वर्या होती है, एक व्यक्ति बाहर निकलता है और उसके बाद में ऐश्वर्या पीछे-पीछे बाहर आती है। ऐश्वर्या जैसे ही बाहर आती है, अपने भाई को वहाँ पर देखती है, चौंक जाती है कि 2 महीने बाद उसने अपने भाई को देखा होता है और उस जगह पर वो खुद नज़रें नीचे झुका लेती है। कुछ बोलने वाली होती है, इतने में ही उसका भाई इशारों ही इशारों में उसे कुछ मना कर देता है कि कुछ ना बोले, वो समझ जाती है उसके इशारों को। ये जो इशारे वो कर रहा होता है, बाकी जो लोग होते हैं वहाँ पर नहीं देख पाते, कुछ इस तरीके से वो वहाँ पहले से खड़ा रहता है। और इतने में ही वो पलटकर मैनेजर को कहता है कि हाँ, मुझे इसी के साथ समय गुज़ारना है। कुछ पैसा एडवांस देता है और वो उसके साथ ऐश्वर्या को लेकर कमरे में चला जाता है। ऐश्वर्या को लेकर उसका भाई जैसे ही कमरे में जाता है, उसके गले मिलकर रोने लगता है। ऐश्वर्या रोने लगती है और ऐश्वर्या उसको बताती है कि उसके साथ क्या हुआ था। दरअसल ऐश्वर्या उसको कहती है कि पिछले 2 महीने से वो इसी तरह से है, लेकिन मेरे पास एक बंगाली यहाँ पर एक व्यक्ति आता था। वो 3-4 बार यहाँ पर मेरे पास आया, तो मैं जब वो बंगाली था तो उसको समय ज़्यादा देने लगी थी, अच्छे से उससे बात करने लगी थी और फिर बाद में जब वो कॉन्फिडेंस में आ गया, तब जाकर के मैंने उसको कहा कि एक बार मेरे भाई से तुम मेरी बात करवा दो, तो उसने कहा वो बात नहीं करवा सकता, अगर बात करवाएगा यहाँ पर तो उसकी जान को खतरा है। तब वो उससे गुज़ारिश करती है कि एक बार बाहर जाकर के उसने तुम्हारे नंबर दिए हैं, तो बाहर जाकर के एक बार फ़ोन करना, तब उसने तुम्हें फ़ोन किया था। उसका भाई कहता है, "हाँ, मेरे पास उसका फ़ोन आया था करोल बाग से और उसी के कहने पर मैं यहाँ पहुँचा हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मैं तुम्हें बाहर कैसे लेके जाऊँ? अगर मैं यहाँ से बाहर लेके जाऊँगा, तो शायद किसी तरह से हम पे हमला हो सकता है, हमारी दोनों की जान को खतरा हो सकता है।" वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। इतने में ही बाहर से गेट बजने लगता है और बाहर जो मैनेजर होती है, वो कहती है, "तुम्हारा समय खत्म हो चुका है, तुम बाहर आ जाओ। तुम क्या कर रहे हो इतनी देर से? बाहर आ जाओ।"
इतना कहते ही वो कहता है कि ठीक है मैं भी आ रहा हूँ। इतने में मैनेजर कहती है कि इससे ज़्यादा समय अगर तुमने लिया तो तुम्हारे पैसे डबल हो जाएँगे, जो तुम्हारा चार्ज है वो डबल हो जाएगा। उसका भाई कहता है ठीक है कोई चिंता नहीं, चार्ज डबल हो जाएगा, मुझे कुछ और समय चाहिए। इतना कहकर वो फिर से अपनी बहन ऐश्वर्या से बात करने लगता है। वो जब उसकी बहन रो रही होती है तो वो उसके मुँह पर भी हाथ रख लेता है कि कहीं बाहर रोने की आवाज़ ना चली जाए, इस बात का भी वो ध्यान रख रहे होते हैं। उसके बाद उसकी बहन जो ऐश्वर्या होती है, ऐश्वर्या मैं यहाँ पर बार-बार नाम ले रहा हूँ, ये एक बदला हुआ नाम है, असली में उस लड़की का नाम कुछ और था लेकिन वो मैं यहाँ पर डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता। तो ऐश्वर्या अपने भाई को बताने लगती है कि वो कलकत्ता में जो नेशनल कंपनी है उसमें काम कर रही थी। उसी दौरान वहाँ पर उसकी एक दोस्त थी, एक फ्रेंड थी ज्योत्सना। ज्योत्सना एक दिन उसके पास आकर के रोने लगी और कहने लगी कि मुझे दिल्ली से एक बड़ी कंपनी में ऑफ़र आया है, लेकिन मेरे जो पेरेंट्स हैं मुझे वहाँ पर जाने नहीं दे रहे। तो इतने में जो ऐश्वर्या होती है उसको पूछती है कितना बड़ा ऑफ़र आया है, कितना क्या वो पैसे तुम्हें सैलरी वहाँ पर देंगे? तो कहती है कि अभी तो मेरी यहाँ पर सैलरी 30-40 हज़ार रुपए है, लेकिन वहाँ मुझे 1 लाख रुपए से ज़्यादा मेरी सैलरी हो जाएगी स्टार्टिंग में और उसके बाद में धीरे-धीरे और जो इंक्रीमेंट है वो लगते रहेंगे। तो इतने में दोनों अच्छे दोस्त होते हैं, रोज़ाना साथ में आना-जाना, सबसे साथ में सबसे ज़्यादा वो दोनों ही वहाँ पर रहते थे, ज्योत्सना और ऐश्वर्या। तो ऐश्वर्या उसे कहती है कि तुम्हारे अगर पेरेंट्स नहीं जाने दे रहे हैं, तो अगर तुम मेरे लिए उस जॉब की बात कर सकती हो, तो एक बार बात कर लो, तो मैं वहाँ पर तुम्हारी जगह चली जाती हूँ। इतने में ज्योत्सना की वो अच्छी फ्रेंड थी, ज्योत्सना उसे कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए बात कर लेती हूँ। वो वहाँ पर बात करती है तो एक रमज़ान नाम का युवक होता है। रमज़ान को वो बुलाती है वहाँ पर और कहती है ऐश्वर्या से मिलाती है और ऐश्वर्या को कहती है कि तुम रमज़ान के साथ वहाँ पर चली जाओ। रमज़ान वहाँ पर जानता है उन लोगों को, ये तुम्हारा इंटरव्यू करवा देगा और इंटरव्यू तुम्हारा क्लियर हो जाता है, तो वो तुम्हारी जॉब वहाँ पर लग जाएगी। इसके बाद में वो रमज़ान के साथ में रवाना हो जाती है। ये करीब 6 जून की बात है। 6 जून को वो वहाँ से रवाना हो जाती है। 6 जून को रवाना होती है तो 8 जून को उसका वहाँ पर इंटरव्यू होता है। होटल में पहुँच जाती है इंटरव्यू के लिए। होटल में पहुँचती है तो जैसा मैंने पहले आपको स्टार्टिंग में बताया, इंतज़ार कर रही होती है, तब चाय के लिए वहाँ पर पूछा जाता है और चाय में शायद कुछ इस तरह का नशीला कोई उसके अंदर कुछ मिला दिया जाता है नशीली चीज़ कि उसके चलते वो जैसे ही चाय पीती है उसको नींद आ जाती है और नींद आने के बाद में जब उसको होश आता है तो वो किस दरिंदगी की हालत में होती है वो आप सोच सकते हैं। उसको सीधा वहाँ से जो व्यक्ति होता है वो जो जीबी रोड का कोठा नंबर 68 है वहाँ पर ले जाता है और उसको वहाँ पर बेच देता है। और बेचने के बाद में वहाँ पर जो उसको वहाँ पर उसी तरीके से रखा जाता है नशे की हालत में और उसके साथ में अलग-अलग कस्टमर्स को वहाँ पर भेजा जाता है। वो कुछ शुरुआत में तो कुछ समझ नहीं पाती क्योंकि नशे की हालत में होती है और उसके बाद में वहाँ पर इस तरह से मॉनिटरिंग की जाती है 24 घंटे उस पर कि वो भागने की कोशिश भी ना कर पाए। कई बार वो सोचती है भागने के बारे में कैसे वहाँ से निकले, लेकिन वहाँ से वो नहीं निकल पाती, उस पर लगातार मॉनिटरिंग होती है। वहाँ पर जो दूसरी जो लड़कियाँ होती हैं, कई बार वो बाहर चली जाती है, आ जाती है, लेकिन ऐश्वर्या को कभी उस कोठे से बाहर भी नहीं जाने दिया जाता। उसी के अंदर कैद करके रखा जाता है। सिर्फ़ वो कमरे से बाहर आती है और वहाँ से फिर वापस अंदर चली जाती है। ये सिलसिला लगातार चल रहा होता है, 2 महीने तक चल रहा होता है। ये पूरी वो कहानी बताती है, उसके बाद में उसका भाई कहता है, "ठीक है, मैं कुछ करता हूँ।" और वो ये कह कर के कमरे से बाहर आ जाता है और जो भी पेमेंट होता है, वहाँ पर कोठे पर करके वहाँ पर बाहर चला जाता है। बाहर जाकर के वो काफ़ी कुछ सोचता है, पुलिस के पास जाने की सोचता है, लेकिन उसको लगता है कि पुलिस शायद उसकी मदद यहाँ ना ना कर पाए क्योंकि कलकत्ता से आया होता है, वहाँ पर पुलिस से परिचित नहीं होता और उसको लगता है कि शायद पुलिस मिली हुई हो तो उसकी बहन को भी खतरा हो सकता है और उसको भी किसी तरह का खतरा हो सकता है। क्योंकि कई बार इस तरह के पहले उसने मामले सुने होते हैं कि कई बार पुलिस की भी मिलीभगत इस तरह के मामलों में सामने आ जाती है, तो वो लोकल पुलिस थाने नहीं जाता। एक दिन बीत जाता है, वो फिर वहीं पर जाता है उसी कोठा नंबर 68 पर और जाकर फिर से एक बार ऐश्वर्या से मिलता है। ऐश्वर्या से मिलके वो इस बार उसको कहता है कि मैं एक दिन में नहीं समझ पाया कि आखिर क्या किया जाए। तब ऐश्वर्या ने अपनी जॉब के दौरान सुन रखा होता है कि महिला आयोग है। महिला आयोग में अगर वो जाकर के स्वाति मालीवाल जो अध्यक्ष है उसकी, उससे जाकर के अगर वो मुलाकात करे तो शायद मदद मिल सकती है, महिलाओं की मदद वहाँ पर होती है महिला आयोग की तरफ से। तो वो बाहर निकलता है और सीधा यही प्लान करता है कि सबसे पहले जाकर मैं महिला आयोग से जाकर मिलूँ और वहाँ से मदद माँगूँ। वो सीधा वहाँ पर महिला आयोग पहुँच जाता है दिल्ली में और वहाँ पर जाकर उसकी मुलाकात जो है
महिला आयोग की जो एक मेंबर होती है किरण नेगी, उससे उसकी मुलाकात होती है, सीधा वो अध्यक्षा से उस समय नहीं मिल पाता। तो किरण नेगी को वो अपनी पूरी कहानी सुनाता है कि उसके साथ क्या-क्या हुआ, उसकी बहन के साथ क्या हुआ, किस तरह से वो एक पढ़ी-लिखी लड़की थी, एक बड़ी कंपनी में जॉब करती थी और दिल्ली में यहाँ पर वो जॉब करने के लिए जो मार्केट है, कमला मार्केट, वहाँ का जो जीबी रोड है, वहाँ पर वो आई थी। तो ये सुनकर के उसको लगता है कि जो किरण नेगी है कि इसकी बातों में वाक़ई सच्चाई है, किसी तरह से ये गुमराह करने की कोशिश नहीं कर रहा, क्योंकि इसकी खुद की बहन का मामला है और इस तरह की ये बात कह रहा है कि यहाँ के जीबी रोड पर वो कैद है। वो जाकर के सीधी स्वाति मालीवाल से बात करती है, अध्यक्ष से, और स्वाति मालीवाल को भी कन्विंस करती है कि इसकी बातों में सच्चाई है। जो स्वाति मालीवाल है अध्यक्ष, वो वहाँ पर जो डीसीपी हैं उनसे बात करती है और उसके बाद में जो डीसीपी हैं वहाँ के, वो जो लोकल थाना है, उसके एसएचओ हैं सुनील ढाका, उनको वो कहते हैं कि एक टीम बनाओ, वहाँ पर जाकर के दबिश दो। और उसके बाद में जो एसएचओ हैं सुनील ढाका की ओर से एक स्पेशल टीम बनाई जाती है और तय किया जाता है कि वो 8 अगस्त को वहाँ पर जाकर के दबिश देंगे। यानी कि 8 जून को वो यहाँ पर आई थी और 8 जुलाई और 8 अगस्त यानी एग्जैक्ट 2 महीने बाद में वहाँ पर दबिश देने की तैयारी की जाती है। उसके भाई को पहले से कह दिया जाता है कि तुम अंदर जाकर बैठे रहना, अंदर जाकर ऐश्वर्या से मिलना और उसके बाद में हम वहाँ पर पहुँच जाएँगे। तो तीसरी बार फिर से उसका भाई ऐश्वर्या के पास वहाँ पर जाता है और कमरे में पहुँच जाता है। कमरे में पहुँचता है और उसके बाद एक इशारा वहाँ पर कर देता है जो पुलिस टीम होती है उनको, और पुलिस टीम सीधा उस कोठे पर दबिश देती है और कोठे पर जैसे ही दबिश देती है वो कमरे में जाती है तो दोनों भाई-बहन वहाँ पर मौजूद होते हैं। पुलिस पूरे उस कोठे को घेर लेती है चारों तरफ से और वहाँ पर जो मैनेजर होती है उसको अपने हिरासत में ले लेती है और उसके बाद में जो आईपीसी की धारा है 370, 376, 109 और 34 के तहत ये पूरा मुकदमा दर्ज किया जाता है। दिल्ली के अंदर जो कमला मार्केट थाना है उसके अंदर ये मुकदमा दर्ज किया जाता है। एक गुमशुदगी पहले से कलकत्ता में इस लड़की की दर्ज थी। लड़का बाहर लेकर के आता है अपनी बहन को, कलकत्ता चला जाता है और उसके बाद मीडिया में ये पूरा मामला आता है और हर कोई उस मामले में जो स्वाति मालीवाल है या डीसीपी है या पुलिस की तारीफ करते हैं कि कितनी समझदारी से उन्होंने काम किया और सबसे बड़े तारीफ का हकदार उस भाई को मानते हैं जो कि एक अक्लमंदी का काम करता है और किस तरीके से वो एक प्लानिंग करके वहां पर जाकर अपनी बहन से मिलता है और बहन को निकाल करके बाहर ले आता है। हालांकि वो सपोर्ट भी सबसे पहले पुलिस का नहीं ले पाता, लेकिन शायद हो सकता है कि ये उसके लिए अच्छा भी रहा हो और उसके बाद में जिस तरीके से वो काम करता है 2 महीने बाद ही सही, लेकिन उस बहन को उस नरक से, उस जहन्नुम से बाहर निकाल कर लेकर आता है। जो भी इस घटना को सुनता है आंखें नम हो जाती है कि आखिर एक पढ़ी लिखी उस लड़की के साथ जो इतनी बड़ी कंपनी में काम करती थी और एक उससे भी बड़ी जॉब करने के लिए दिल्ली आई थी, उसके साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। और उसके बाद में जो मैनेजर होती है माया, उसको भी पुलिस की ओर से गिरफ्तार कर लिया जाता है और जो जो इसके अंदर शामिल होते हैं उसको वहां से लेकर जाने से उस कोठे पर बेचने तक उन सब लोगों के खिलाफ में मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। तो इस कहानी को आपको बताने का मकसद सिर्फ इतना ही था कि आप भी इस तरह की चीजों को जानकर सावधान रहें। जब आप कहीं नौकरी की तलाश में जाएं तो किसी तरह के ब्रोकर के झांसे में आकर आप ना जाएं। आप कहीं भी अगर जॉब के लिए जाते हैं, किसी बड़े शहर में जाते हैं तो वहां सीधा उस कंपनी से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आप किसी कंसल्टेंसी की मदद ले सकते हैं, लेकिन आपको कोई ऐसे ही ब्रोकर मिल जाए जो कहे कि मैं आपकी नौकरी लगवा दूंगा और सीधा आपको कहीं पर बुला लेता है, बड़े शहर में या कहीं पर भी बुला लेता है, तो आप उसकी बातों में आकर के वहां पर ना जाएं। सिर्फ यही बताना इस मेरी कहानी का मकसद था कि जिससे आप भी आने वाले भविष्य में इस तरह के अपराध के होने से खुद बच सकें, सावधान रह सकें। तो अभी के लिए इस कहानी में बस इतना ही। क्राइम चुप को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना और इस वीडियो को जाते जाते जरूर लाइक करना अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।